हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ पूरे आपके मैथमेटिक किताब में से। और मेरा ये दावा है कि कम से कम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके या फिर उससे भी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। हमें क्या बोला जा रहा है, हमें ये बोल रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। ठीक है, जितने भी। पहला प्रश्न है, यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध जो हमें दे रखा है L1 और L2 में एक ऐसा संबंध है कि L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। सो देखिए, पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, हम डिटेल में कर रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं स्वतुल्य। क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, खुद का संबंध खुद के साथ। अगर ये कोई रेखा है L1, क्या ये रेखा खुद ही के ऊपर, ठीक है, दूसरी रेखा ये आगे ही मान लेते खुद ही है, दूसरी रेखा L1, क्या एक रेखा खुद के ऊपर खुद लंब हो सकती है? जो संबंध हमें दिया गया है ना, उसके आधार पर अगर हम बात करें, क्या एक रेखा दूसरी भी वही रेखा है, क्या खुद की रेखा खुद पर लंब हो सकती है? बिल्कुल नहीं, संपाती हो सकती है लेकिन लंब नहीं हो सकती। तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ बोल रहे स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य नहीं होगा। नंबर 2 ऑप्शन पे आ जाओ। 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में क्या होता है, हमारा सम्मित चेक करते हैं। सम्मित का मतलब क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध हमें ए के साथ दिखाना होता है। देखो, यदि हम मान लेते हैं यदि L1 रेखा L1 L2 R में है, यानी कि ये जो L1 रेखा है, मान लेते हैं ये जो L1 रेखा है ना, इस L2 रेखा पे क्या है, लंब है। ये प्रश्न में बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, ये जो L2 रेखा है ये L1 पे भी तो लंब है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ये जो L2 रेखा है वो L1 रेखा पे क्या है, लंबन है। यानी कि L2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, R के साथ। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, R सममित है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संक्रामक है, नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो भाई, हमसे ये बोला जा रहा है सममित कभी नहीं होगा। अगर L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 L3 पर लंब नहीं होगा। अब बना के देख लेना। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें ये चेक करना होता है। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि L1 L2 में है, मैं आपको डिटेल में देखो समझा रहा हूं। ये जो L1 रेखा है और ये जो L2 रेखा है वो आपस में लंबवत है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि L2 का संबंध L3 के साथ है। मतलब ये जो L2 है, ये जो रेखा है ये L3 है, मान लेते हैं ये आपस में लंबवत है। तो क्या L1 और L3 आपस में लंबवत होगा? नहीं, वो संपाती होगा, लंबवत नहीं होगा। तो इसी वजह से संक्रामक नहीं है। और अगला ऑप्शन क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से तो एक हो गया ना, सम्मित हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जिस बच्चे को स्वतुल्य क्या हो, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, उसको तो फट से आ गया होगा। मैंने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है, नीचे लिंक्स भी मैं डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जाके देख लेना। अगला आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। यदि अवयव A और B के क्रम क्रमशः M क्रॉस N और N क्रॉस P है तो AB का क्रम क्या होगा? AB मतलब A और B की गुणा। हमारे पास देखो A जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर दे रखा है M क्रॉस N, और जो B मैट्रिक्स दे रखा है उसका क्रॉस दे रखा है N क्रॉस P। सो देखो, आपको पता ही है, अगर A B हमें निकालना है, A B निकालनी है ना और B की मैट्रिक्स गुणा करनी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर समान होना चाहिए और वो आपस में हट जाते हैं। तो बचेगा क्या है, यहाँ से M और यहाँ से क्या P। तो जो उसका ऑर्डर होगा वो होगा MP। यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ, PM गलत, फिर लिखा है NM गलत। क्या होगा, M क्रॉस P। ऑप्शन नंबर देखो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। अगर यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आता है, मैं 10 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ, 10 बाय द वे मान 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 28 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। मेरा दावा है 7 से 8 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसी वीडियो से, इसी टाइप का। ये मैं दावे ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है, हवा में नहीं बोल रहा मैं। तो देखो अगला है अवकल समीकरण। ये जो अवकल समीकरण आपको दे रखा है ना, इसकी घात बतानी है। देखो घात और कोटि में अंतर है। कोटि क्या होती है? कोटि होती है मैक्सिमम कितनी बार अवकलज किया गया हुआ है। अगर मुझसे इस क्वेश्चन में कोटि पूछता तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलज किया गया है? 2 बार, तो कोटि 2 होती। और जहां से हम कोटि चेक करते हैं ना, उसी जगह से हम क्या चेक करते हैं? घात। देखो इसकी कोटि 2 है तो घात इसकी कुछ नहीं है तो 1 है। अब घात के लिए क्या है ना, जब भी आप घात हम चेक करते हैं तो जो अवकल समीकरण है हमारा होता है, वो अवकल समीकरण एक क्या बोलते हैं, बहुपद के रूप में होना चाहिए। अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में। तो देखो ये पूरा है d2y/dx² dy/dx dy/dx, तो बहुपद के रूप में पूरा है, यानी कि घात परिभाषित है। कोटि कितनी है हमारी? 2 है। जहां से कोटि चेक करते हैं उसकी ऊपर की घात देखते हैं, कुछ नहीं है तो घात 1 होती है। यानी कि जो हमारा उत्तर होगा कि हमारा जो घात होगा भाई वो कितना होगा? 1 होगा। अगर हमसे कोटि पूछता, ऑर्डर पूछता, 2 होता है इसका ऑर्डर। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो i.i, जब भी खुद का संबंध खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट में होता है ना, उसका मान 1 होता है। फिर माइनस से j.j, उसका मान भी 1, प्लस k.k, उसका मान भी 1, प्लस माइनस करना क्या वजह? सिर्फ 1। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये तो क्लास 11th के लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मान बताना है। ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं इसका मान कितना होगा? ठीक है, सो इसको आंसर मैंने देख के बता दिया, इसका आंसर π/4 होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। देखो कोई भी इंटीग्रेशन होती है उसको हम i मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर तुम प्रॉपर्टी P4 लगाओगे तो उसका फायदा फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, तो तुम क्या करो, साइन कॉस में बदल दो। जैसे 0 से π/2 है, dx साइन कॉस में बदल देंगे। मैं आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। साइन x बट्टे कॉस x हो जाएगा। ठीक है, 0 से π/2 dx, यहाँ से आ जाएगा √ cos x प्लस √ sin x बट्टे में √ cos x। और ये बट्टे वाला कहाँ जाता है? ऊपर गुणे में। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अपन का 0 से π/2 cos x sin x प्लस cos x। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए बताया है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन 0 से a के फॉर्म में दिखे, ठीक है, तब तक आपको प्रॉपर्टी P4 लगानी है। आप प्रॉपर्टी P4 लगाओ तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4। मैं तो डिटेल में करवा रहा हूँ, अगर मुझे खुद करना होता तो ये तो विदिन 5 सेकंड 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, इतने आसान प्रश्न है। और आपको भी आसान तब लगेंगे, आपकी भी टाइमिंग तभी कम होगी जब आप ढेर सारा रिवीजन करोगे, ढेर सारी पढ़ाई करोगे, तभी। देखो लगाते हैं आई, प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे, x में से π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां x है वहां π/2 a माइनस एक्स हो जाता है ना, तो साइन, क्योंकि जगह कम है ना तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है दोस्त। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है? √ sin x। ठीक है, और यहाँ से आगे √ cos x और यहाँ से आगे √ sin x। सूत्र तो पता है, कक्षा 10 में ही आपने पढ़ा है। ये समीकरण नंबर 2 लग गया। और मैंने आपको बताया जब भी आप प्रॉपर्टी P4 लगाते हो तो दोनों समीकरणों को आपको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। अब समीकरण दोनों को जोड़ दो, है ना, समीकरण 1 + 2। यहाँ तो मैं डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ यार। तो i और i क्या हो जाएंगे? 2i। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है और लिमिट भी दोनों की सेम है। ठीक है, तो नीचे लॉस ऑफ सेम आ जाएगा, √ sin x प्लस √ cos x। ऊपर भी वही है, यहाँ से cos x और यहाँ से sin x।
ठीक है, तो ऊपर नीचे कट के क्या आ गया, ओनली सिंगल dx, 1 dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। 0 से पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 2i है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 अपॉन में 2 आ जाएगा तो पाई बाई 4। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। देखो अगला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में भी आएंगे। पहले चैप्टर से ही आपके कम से कम 9-10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब छोटा चैप्टर होने की वजह से ये स्कोरिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, और इसी से ही एटलीस्ट 9-10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, जो फलन जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। fx मेरा x स्क्वायर है और हर एक x जो r से आ रहा है, तो फलन क्या होगा, एकाकी होगा, आच्छादक होगा या नहीं होगा। एकाकी क्या होता है, एकाकी फलन क्या होता है, एक इमेज, एक इनपुट, एक ही आउटपुट देना चाहिए। अगर 2 इनपुट सेम आउटपुट देते तो एकाकी नहीं रहता। तो देखो मैं आपको कहा हमेशा ना होने के लिए बहुत चीजें हाँ कहे कि ना होने का सोचना है। हमारे पास देखो मैं आपको एक एक के लिए चेक करके बताता हूँ। हमारे पास इसके पास क्या है, r है, इसके पास r है, ये मेरा x होता है और y है, fx को हम y कहते हैं और ये x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो मैंने 1 लिया, x की जगह पे 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ गया। x मैंने माइनस की 1 लिया, रखो x की जगह पे -1, -1 का स्क्वायर करोगे आ गया 1। सो देखो भाई 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी नहीं है। ठीक है, पहला वाला क्या बोल रहे हैं, एकाकी आच्छादक है, गलत, एकाकी नहीं है तो आच्छादक तो बात की बात, बहु एकाकी है। ठीक है, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। फिलहाल एकाकी नहीं है वो हमें पता है, आच्छादक का चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना fx को हम क्या मान लेते हैं, y, और y हमारे पास x स्क्वायर है, तो x बराबर क्या होता है, √y। अब देखो तुम ध्यान से देखना, ये आच्छादक भी नहीं है ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखाऊं कैसे। हमारे पास r के दोनों मेंबर है, यहाँ पर मेरा क्या होता है y, और जो मेरा x है वो √y के बराबर है। ओके, कोई भी मैं y रखूंगा, हाँ x किसके बराबर है, √y के बराबर है। ठीक है जी, अब जैसे मैंने यहाँ पर y का मान रख दिया, यहाँ पे मैंने y का मान रख दिया -2। ठीक है, जैसे ही रखूंगा यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2। क्या -2 वास्तविक संख्या होती है? किसी एक का भी अगर प्री इमेज यहाँ से छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता। कॉन्सेप्ट तो पता है ना, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो हिलने वाला नहीं अपनी जगह से, ये आप मानते हो। तो अगर कॉन्सेप्ट ढीले हैं तो पहले आप प्रश्नावली पहले देखिए मेरी वीडियो से, आपका एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर एक भी, क्योंकि r है ना वास्तविक संख्या, इसके पास अनगिनत नंबर्स हैं, अगर किसी भी एक का नंबर का प्री इमेज नहीं मिला तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। हर एक का प्री इमेज मिलना चाहिए डोमेन में। मैंने एक नंबर लिया -2, -2 r के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। ये y है, ये मैंने y की जगह यहाँ रख दिया इस जगह, और ये हो गया माइनस के अंडर रूट के अंदर 2, और ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाने पर काल्पनिक संख्या बन जाती है, आयोटा में आ जाता है। काल्पनिक संख्या थोड़ी ना, हमारे पास तो वास्तविक संख्या की बात हो रही है, यानी कि इसका प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिला, एक का छूट गया। ऐसे तो अनगिनत नंबर है जिनका प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगा, और एक का भी छूट जाए तो आच्छादक भी नहीं है ना, तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य मान निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मुख्य मान निकालने के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो कॉट है, ठीक है, माना, सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। माना कॉट इनवर्स -1/√3 को मैंने थीटा मान लिया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर -1/√3। ठीक है,
कॉस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, कॉट का मान नेगेटिव पहले कहाँ आता है, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में अगर कुछ कोई भी मान लाना तो पाई माइनस थीटा करना होता है, ठीक है। तो कॉट पाई माइनस थीटा, इसका 1/√3, कॉट 60 का मान होता है, 60 बोले तो पाई/3, घटा दो पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई। इधर कॉट थीटा है तो कॉट से कॉट हटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। सो जो हमारा उत्तर हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई/3, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के ही बोल रहे हैं हाँ सर जो क्वेश्चन आप करा रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट है, और देख के ही लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं खुद को टीचर भी नहीं बोलूँगा, मैं आपका दोस्त हूँ भाई, ठीक है। मुझे अपना दोस्त मानो, आपका बड़ा भाई मानो। और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड्स के प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है देखो, A क्रॉस B और यहाँ है B क्रॉस A, डायरेक्शंस पूरी चेंज हो गई है। एक इधर जा रहा है, A क्रॉस B मान लो इधर जा रहा है, तो दूसरा है B क्रॉस है पीछे से, तो डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। सिंपल कक्षा 11 में ही आपने पढ़ा होगा ये सब, तो मैंने एक झटके में यहाँ पर बता दिया आपको। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, y बराबर x² + 2 है, ठीक है। y बराबर y नहीं, y मतलब fx बराबर y में बोल देता हूं, fx बराबर x² + 2 है। द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। बताओ ये एकाकी होगा या नहीं होगा, वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में +2 को जोड़ दिया गया है। वहां x² था थोड़ी देर पहले जो किया था ना, सिर्फ x² था, +2 जोड़ा गया है। तो आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है, मैं बस ये जानना चाहता हूं पहले, क्या ये एकाकी है? क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर क्या किया गया, +2 को ऐड किया गया है। ये एकाकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, x की जगह पर 3 3 ही आएगा। -1 पे भी 3 दे रहा है, -1 पे भी 3 दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एकाकी नहीं है। और जब x² यहाँ आ जाएगा तभी आच्छादक भी नहीं होगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ना तो ये एकाकी है ना ये आच्छादक है, ठीक है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है, आपको लगेगा कि सर +2 आ गया है तो ये क्या है, एक्सेस, ठीक है। तो ये ना तो एकाकी है और ना ही ये आपका क्या है भाई, आच्छादक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इस इंटीग्रेशन का मान बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, जब भी ऐसे इंटीग्रेशन आपको दिखे तो फट से आई मान लो, फट से क्या मान लो, आई। तो यह है x⁴x dx। आइलेट वाला नियम है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको सबसे लास्ट में माना जाता है, और तो अलजेब्रिक पहला हो जाएगा। नियम क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx पहले का अवकलज, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। सूत्र पता होगा, x e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x, x का अवकलज क्या होता है, 1 e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x। यहां से e⁴x आ जाएगा, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहां से e⁴x उभयनिष्ठ है, x-1 + c, ठीक है। तो यहाँ किसी में +c नहीं लिखा हुआ है तो c जोड़ना चाहिए। वैसे तो एक तरीके से ऑप्शन ही सारे गलत ही हैं, ठीक है ना, c जोड़ना जरूरी है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। तो e⁴x x-1 ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हमें दिख रहा है वो दिख रहा है c, ठीक, आराम से बन गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि, ऑर्डर, कोटि का मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, सीधी सी बात है। कोटि, कोटि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर, 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 ठीक है। कोटि कितनी बार
अब क्लच किया गया अधिकतम 2 बार, 2। ठीक है, अगर आपसे यहीं से घात बोल देता तो घात इसकी 1 होती। ठीक है दोस्त, आ गया ना आराम से। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ये देखो वो जो फलन है ना वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, फंक्शन x हमारा 3x है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कैसा फलन है, एकाकी है, आच्छादक है, कैसा फलन है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो देखते ही पता लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है ना, चित्र द्वारा ही समझा देता हूँ। सबसे बेस्ट होता है चित्र द्वारा समझाना। इसके पास भी आ रहे हैं, इसके पास भी सारे आ रहे हैं। ये x है और y हमारे पास है 3x। जैसे यहाँ पर 1 रखूँगा, 3x की जगह पर 1 रखा, 3 1 कम 3, माइनस के रखूँगा माइनस का 3। ठीक है, 2 रखूँगा, 2 3 6। तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट दे रहा है। ठीक है, कोई रिपीट नहीं कर रहा, ये नहीं कि ये दोनों मिलाकर एक दे रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एकाकी तो है। ठीक है, एकाकी हो जाएगा, आच्छादक भी होगा। आच्छादक के लिए मान fx को हम क्या मानते हैं, y। तो y बराबर हमारा क्या है 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे, x बराबर हो जाएगा y बट्टे 3, 1/3 बोल रहा हूँ, y बट्टे 3। मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। यहाँ हमारा x होता है, यहाँ हमारा y, और x किसके बराबर है, y बट्टे 3 के बराबर। सो यहाँ से देखिए आप, मैं मान रखता हूँ y का मान मैंने 1 रखा, तो यहाँ रखो 1, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, 2 रखो तो यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ 0 रखो, 0/3 0। तो कुछ भी मैं यहाँ रख रहा हूँ उसका प्री इमेज यहाँ हमेशा मिल रहा है। तो आच्छादक भी है, एकाकी भी है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला दिख रहा है एकाकी आच्छादक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहीं पे डाउट हो वीडियो को दोबारा देखना। मैं चाहता था इस वीडियो को मैं डिजिटल बोर्ड पे कराऊं, लाइव पढ़ाऊं, बट ये पीडीएफ जल्दबाजी में मैंने पीडीएफ बना दिया, और पीपीटी बनाने के लिए मुझे बहुत सारा समय लगता, तो इस वजह से मैंने यहाँ करा दिया। बाकी आज रात को 8 बजे वन शॉट वीडियो में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, उसको जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो देखो भाई साहब, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था ना तब पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि इसकी मुख्य मान क्या होगी। तो कई विद्वान है ना बच्चे हमारे, वो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस काट देते हैं, सर 7π/6 आंसर, पहला ऑप्शन टिक मार के चले आते हैं। एग्जामिनर हमेशा एक जो गलत ऑप्शन आता है, बच्चे जो सिली मिस्टेक करते हैं, वो ऑप्शन भी रखता ही रखता है। देखो यहाँ पे भी रखा पड़ा है और पहले ही ऑप्शन में रख दिया है। ठीक है, कई बच्चे 7π/6 कर आ जाएंगे, लेकिन जो मुख्य मान शाखा होती है ये उससे बड़ी मान है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना था ना। तो देखो भाई, और यहाँ से क्या है, देखो सबसे पहली चीज, ये जो मान है 7π/6 ये रेंज से बाहर है। ठीक है, तो इसको पहले तोड़ के लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस 7π/6 को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6। ठीक है, और आपको पता ही है कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ये सूत्र यहाँ पे आ जाए कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है π/6। और जब भी माइनस कॉस होता है तो उसको प्लस में बनाना होता है। अब ये माइनस चीज़ है ना, इसको प्लस में बनाना। देखो ऑप्शन में कहीं पर माइनस नहीं है, ये भी आपको हिंट दे रहा है कि आपको क्या करना है। फिर क्या करेंगे, कॉस माइनस, देखो आप अभी मैंने बताया था माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये कॉस पाई थीटा हमारे पास क्या है π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 6π में से 5 घटाएंगे तो 5π/6, और कॉस इनवर्स से कॉस हटा
आंसर आ जाएगा 5π/6। 5π/6 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से बन गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखो, ये जो निश्चित समाकलन है ना हमारा, ये बहुत ही इजी सा समाकलन है। 1 से √3 है और ये सीधा सीधा सूत्र है dx 1 + x²। ये सीधा सीधा सूत्र होता है किसका? tan इनवर्स x का। तो यह tan इनवर्स x और लिमिट क्या है हमारी? √3 से 1। तो एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखो, माइनस x की जगह पर क्या रखो? लोअर लिमिट। tan इनवर्स √3, tan 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3। ठीक है, और 30 π/4 होता है, और सॉरी 1 π/4 पे मिलता है, 45 पे 4 × 12, 4π 3π, तो ये आ जाएगा π/12। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, π/12, ये हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि tan √3 - sec इनवर्स -k2, इसका मान बताना है कि क्या होगा, मतलब मुख्य मान निकाल के इसको हल करके बताना है। पहला वाला देखो tan, ये जो tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स से पॉजिटिव का √3 किसका मान होता है? tan 60 का, और tan 60 बोले तो π/3। ठीक है, उसके बाद sec इनवर्स -2, sec इनवर्स थीटा। देखो दोस्त, sec इनवर्स -θ क्या होता है? माइनस sec इनवर्स थीटा, तो माइनस तो सामने आ गया, माइनस में इसको प्लस कर देगा, और sec इनवर्स थीटा, थीटा कितना हमारे पास? यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऐसे करो या फिर दूसरे तरीके से करते हैं। sec इनवर्स में माइनस है ना, तो देखो sec इनवर्स -θ को जब भी आए तोड़ दो आप, सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से आ जाएगा आपका sec इनवर्स, और 2 के लिए सोचो, sec नेगेटिव है, sec नेगेटिव मान कहाँ होता है? पहली बार सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कुछ भी रहना है तो π - θ करना होता है। तो 2 हमें कौन से एंगल पे मिलता है? 60 में, यानी कि π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा, π/3 बचा, यहाँ से ये हटा, 3π में से पाई घटाएंगे 2π। ठीक है, 9 कितना आ जाएगा? 3, और π - 2π, आंसर आ जाएगा -π/3। ठीक है, कितना आ जाएगा? -π/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लेवल का प्रश्न है, आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय n में, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, a से b में संबंध है और a जो है b - 2 के बराबर है, और जो b का मान लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? b का मान 6 से बड़ा लेना है, तो ये तो 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये 6 है, ये भी नहीं, 6 से बड़ा लेना है। तो b का मान यहाँ दोनों में 8 दे रखा है, तो 8 लेके चलना पड़ेगा। और हमारे पास a बराबर बोल रहा है b - 2, और b का मान है 8, तो 8 - 2 यानी कि आ जाएगा 6, यानी कि 6,8 r में आएगा। कहाँ दिख रहा है 6,8? ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इतना आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन को देख के अच्छे से पढ़ के अच्छे से एनालाइज करोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कह रहे 3 × 3 कोटि, कोटि क्या है? 3 × 3, यानी कोटि हमारे पास जो हो गई वो हो गई 3 × 3 यानी कि 9। ओके, ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जब प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? 0 या 1, या तो एंट्री में 0 है या फिर 1 है, यानी कि 2 एंट्री है। और अवयवों की संख्या निकालनी तो सूत्र होता है 2 है ना, 0 1 2 2 की पावर n हो जाएगा, और n हमारे पास क्या है? 9। 2 को 9 बार गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 512। ठीक है, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 512। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपका क्या है कि ये जो है
मॉडुलस x द्वारा मापांक फलन r से r में जा रहा है, ये क्या है? एकाकी है, आच्छादक है, क्या है? देखो ये फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक, हम हैं बताने के लिए क्यों। देखो भाई कहाँ से जा रहा है? r से r में जा रहा है। ये भी मेन मुद्दा है, यहाँ देख लो। इधर तो x रहेगा और इधर y बराबर ये चीज़ है, ठीक है। इसके पास पूरा आ रहा है, इसके पास भी पूरा आ रहा है। तो मैंने क्या किया ना, x के जगह पर 1 रखा। तो 1 का जो मापांक फलन है बाहर आके तो पॉजिटिव होगा, अंदर चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आके बाहर प्लस का ही लिखा जाएगा। x के जगह मैंने -1 रखा है यहाँ, तो -1 का मापांक फलन क्या होता है? 1। माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो 1 रखने पे भी 1 मिल रहा है, -1 रखने पे भी 1 मिल रहा है, तो ना तो एकाकी है। अब आच्छादक की बात करेंगे, देखो ध्यान से, फिर से मैं चित्र बना के दिखाता हूं, ठीक। तो fx को हम क्या मानते हैं? y, ये हमारा y है, और इधर सारे y बराबर ये, ठीक है, y बराबर मॉडुलस x, ठीक है। y बराबर मॉडुलस के x है, तो x बराबर मॉडुलस के y होगा। देखो हमारे आच्छादक फलन में क्या होता है? fx को हम y मानते हैं ना, y बराबर मॉडुलस x है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, यहाँ से थोड़ा सा देख लो, यहाँ x है और यहाँ बराबर मॉडुलस के x है। अभी जब हम कुछ भी करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात देखो, जो भी हमारा अटैचमेंट यहाँ आ रहा है, अभी आपने देखा था मैं नेगेटिव का रखूँ या पॉजिटिव का, मुझे बस पॉजिटिव का ही मिलेगा। इधर सारे क्या हैं? पॉजिटिव के मेंबर्स मिलेंगे, लेकिन इसके पास पूरा का पूरा आर बैठा हुआ है, पूरा का पूरा आर बैठा हुआ है, और ये सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ही अटैचमेंट दे रहा है। बेचारे जो -2 है, -1 है, -√2 है, इस तरीके के जो नंबर है, इनका कभी भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। ये सारे जो अटैचमेंट रख रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव से रख रहे हैं, नेगेटिव वाले तो सारे छूट जाएंगे। ये तो अब बेचारा, लेकिन आर है ना, आर के पास तो सारी चीजें होती है, और किसी एक का भी छूट जाए तो आच्छादक नहीं होता है। यहाँ तो सबका छूट जा रहा है नेगेटिव वाले, तो फिर ये आच्छादक भी नहीं है। देख लो, शानदार शानदार क्वेश्चन लिए मैंने आपके प्रिपरेशन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? cot 6x dx का इंटीग्रेशन का मान क्या होगा? ठीक है, तो cot x का इंटीग्रेशन जो होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सूत्र log sin x प्लस सी, यही होता है सूत्र। बस सूत्र या में मान रखो यार, तो यहाँ हो जाएगा log sin 6x, ठीक है, और x का गुणज क्या? 6, बट्टे में 6 आ जाएगा प्लस सी। देखो ऑप्शन में कहाँ है? 1/6 log sin 6x प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। किसका? बस सूत्र का कमाल है, ठीक है, सूत्र में अच्छे से आता है, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ये हमारा समुच्चय है, 1 से लेकर 7 तक जा रहा है, और हमें संबंध क्या दे रखा है? आर का मतलब रिलेशन, संबंध 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7 एक संबंध है। तो निम्नलिखित में सही संबंध का चयन कीजिए। ये बोल रहा है संबंधहीन है, गलत। तुल्य संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, और रिक्त संबंध है। ये तुल्य का मतलब होता है स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? जो स्वतुल्य होती है, सम्मित होती है, संक्रामक होती है, उससे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो अगर आपने संबंध को ढंग से देखा है यहाँ पर, तो देखो सेट में कितने मेंबर है? 7 मेंबर है, और जब जितने मेंबर होते हैं उनका खुद का खुद के साथ आर में होता है, तो क्या होता है? फिर स्वतुल्य संबंध होता है। तो 1 है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ, 6 का 6, 7 7, 1 से लेकर 7 तक मेंबर सभी का है, किसी का छूट नहीं रहा है, यानी कि ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तो सही उत्तर क्या होगा? स्वतुल्य संबंध है।
ठीक है जी, ये आपका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा है। देखो, जब तक रेडिकल्स रहेंगे, घात में रेडिकल्स रहेंगे, रेडिकल्स मतलब क्या है, जैसे 3/2, 1/2, तब तक हम घात की बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कोटि पूछ रहा है ना आपसे, घात तो इसने पूछा ही नहीं। कोटि क्या होता है, मैक्सिमम नंबर में कितनी बार अवकलज किया गया है, कितनी बार अवकलज किया गया मैक्सिमम, 2 बार। तो कोटि कितनी होगी, 2 बार, 2 कोटि होगी इसकी। लेकिन अगर आपसे घात पूछता तो ये जो रेडिकल्स है इसको हटाना पड़ता पहले। 3/2 है तो दोनों तरफ वर्क करते, जैसे ही वर्क करते यहाँ वर्ग हो जाता, और यहाँ से ये बट्टे वाला तो सिर्फ यहाँ पावर में 3 बचता। और घात भी कितनी होती है हमारी, 2 होती। ठीक है, घात कितनी होती, 2। इस क्वेश्चन में अगर हमसे घात पूछा है तो घात हमारी 2 है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, इस इंटीग्रेशन का मान बताइए। तो देखो, ये है 7.3 प्रश्नावली का प्रश्न है, और हमें ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 sin A या 2 sin C cos D, सूत्र क्या होता है, sin C प्लस D प्लस sin C माइनस D, ये सूत्र होता है। ये C के जगह पर है और ये D के जगह पर है, सूत्र में रखो तो ये हो जाएगा। देखो, सूत्र में रखने के लिए यहाँ 2 चाहिए होता है, 2 नहीं है तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये 2 सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस का 3x dx। 1/2 टोटल से बाहर, ये हो जाएगा sin 5x, और यहाँ से बचेगा sin माइनस के x। साइन माइनस क्या होता है, माइनस के साइन अलग अलग ले लिया। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। कॉस एक्स के जगह पर 5 है, और एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, और ये बट्टे में 2 है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ दो, 1/10 कॉस 5x प्लस कॉस एक्स बट्टे 2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज को मैं डिटेल में करवा के दे रहा हूँ, ये नहीं कि इसका ये उसका वो। मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, ठीक है, उनको भाई कुछ नहीं आता। वो स्पेशली बिहार बोर्ड के रिलेटेड कुछ यूट्यूब चैनल बने बड़े, वो आएंगे इसका ये, इसका बी, इसका सी, क्यों कैसे उन्हें खुद नहीं पता। और एक टीचर ऐसा आएगा, वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, इतना विद्वान है वो भाई, उसको सब आता है। ठीक है, उसको सब आता है, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, दुनियादारी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, तो वो पढ़ा रहा है कैसे, इसका ये उसका वो। ठीक है, उसे खुद नहीं पता कि इसका ये इसका वो क्यों है। ऐसे भी चैनल देखे मैंने। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो इन सब चैनल से बच के रहो। सदिश ये है और सदिश ये है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। कक्षा 11 में ही अपने पढ़ा होगा, a डॉट बी, ये a है ये b है, डॉट प्रोडक्ट करना है। सो देखो भाई साहब, a यहाँ है i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस जे प्लस के। एक इसका गुणज चाहिए होता है, 1 का स्क्वायर, जे का गुणज 1 का स्क्वायर, के का माइनस इसका स्क्वायर, बट्टे में इसका स्क्वायर, जे का माइनस 1 का स्क्वायर, के का गुणज है -1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ, आई का गुणज 1 है, 1 गुणा 1 1, जे का जे के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, के का गुणज के साथ 1 कम 1। ठीक है, बट्टे में यहाँ से आ गया √3 और यहाँ से भी आ गया √3, तो यहाँ से बचा माइनस के 1 बट्टे 3। तो थीटा मुझे मिलेगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, इसके ऑप्शन डालना मैं भूल गया था। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस अवकल समीकरण की घात बतानी है, स्पेशल वर्ड। कोटि कितनी है,
कोटि देखते ही बता दो कि 2 है। मैक्सिमम नंबर टाइम कितने बार आप खर्च किया गया? 2 बार, 2। और कई बच्चे इतने बार विद्वान है, सर घात आप नहीं बताया था, कोटि की पावर में जो होता है वो घात होती है। भाई रुको, घात 2 नहीं है यहाँ पर। घात तभी परिभाषित होगी जब वो अवकल समीकरण अवकल गुणज के बहुपद के रूप में होता है। तो देखो सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी dy dx ये कुछ किसी के एंगल में घुस जाए, जैसे साइन x सिंपल होता तो वो अच्छी बात थी, x नहीं है, साइन dy बटा dx एंगल में घुस गया है, तो ये बहुपद के रूप में है ही नहीं। और जब बहुपद के रूप में है नहीं तो घात परिभाषित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि घात परिभाषित नहीं है। घात तुम नहीं बता सकते इसका कितना है, कोटि बता सकते हो बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां देखिए इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर को मानने से इसका अवकल यहां मौजूद है, माना t बराबर एक्स स्क्वायर डी टी 2x dx, तो dt बट्टे 2 डिटेल में करवा रहा हूँ, x और dx की जगह पे dt बट्टे 2 रख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा sec t dt बट्टे का 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है 1/2 तो बाहर है, log sec t प्लस tan t, ये इंटीग्रेशन होता है। t का मान, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, अब t का मान रख दो। t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे समाकलन गुणांक निकालो। ये जो अवकल समीकरण है इसका समाकलन गुणांक निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, अवकल समीकरण को पहले ढंग से लिखो। ये cos x है, सब में पहले cos x से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। यहां से बचेगा dy बट्टे dx, y sin x बट्टे cos x, और यह 1 बट्टा cos x। दोनों तरफ समीकरण में मैंने cos x से भाग दे दिया, तो ये dy बट्टे dx tan x y और ये sec x। ठीक है, इसकी तुलना कर दोगे आप, ये इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, py = q। तो p की जगह पे क्या है यहाँ पर, tan x। आपको समाकलन गुणांक निकालना है। समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सूत्र e की पावर में p dx। तो p क्या है हमारे पास, tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, और e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, तो x की जगह पर है sec x। तो आपको आपका उत्तर मिलेगा sec x। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये प्रायिकता का प्रश्न है। अभी तक तो वैसे मैं नवा चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी मैंने पूरी बढ़ा रखी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, मैंने प्रायिकता सब पढ़ा रखा है, तो आप जाके देख लेना। कह रहे हैं ए तथा बी दो घटनाएं हैं, हमें बोला गया है कि पी ए अपॉन बी पी बी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, और इनका मान 0 नहीं है। निम्न में से घटनाओं के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो हमें दे रखा है ना, पी ए अपॉन बी जो है वो बराबर है पी बी अपॉन ए के, ये चीज हमें दे रखी है। तो पी ए अपॉन बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है ना तो पी बी, और पी बी अपॉन ए का मतलब बी इंटरसेक्शन है बट्टे में पी है। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही होती है, ऊपर से ऊपर कटा। तो यहाँ बचा 1 के बट्टे में इतना, और इधर बचा 1 के बट्टे में इतना। तिरछे गुणा करोगे, पी ए 1 कम पी ए और पी बी 1 कम पी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने बताए आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। और मेरा अभी प्लान है प्रचंड बैच चालू करने का, जिसमें आपका प्रॉपर रिवीजन होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लूंगा। ठीक है, और हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और बना रहूंगा, वो जरूर देख लेना। आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन बेस्ट करवा दूंगा, बस चैनल पे बने रहो।
और हाँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फोड़ना है तो एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को अच्छे से करो, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आपको पास होने से, एग्जाम में फोड़ने से कोई भी बंदा रोक नहीं पाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना प्लीज़, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।